हेलो फ्रेंड्स। और इडियम्स एंड फ्रेजेस की श्रृंखला में आज डे 2 है और डे 2 को आज हम 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस फिर लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं कि अगले जो 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब भी इनको इडियम्स एंड फ्रेजेस को करें तो कोई कहानी एक बना लें और अगर उन कहानी के माध्यम से अगर उनको पढ़ेंगे तो आपको याद भी रहेंगे। मैं आपको इसलिए और ये कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप इनको कहानी के रूप में पढ़ेंगे तो याद रहेंगे, साथ में अगर कोई आउट ऑफ भी आ जाता है तो आप उसके लिए कुछ एक आइडिया लगने लगेगा आपको और उसके बेस पर आप कर पाएंगे। चलिए आज जो 20 इडियम्स एंड फ्रेजेज हैं डे 2 में, पहला इडियम्स है आपका लॉक स्टॉक एंड बैरल। ये लिखा हुआ है लॉक स्टॉक एंड बैरल। जब हम किसी कंपनी को बेचते हैं तो उस कंपनी का जो खरीदार होता है वो कहता है आपको लॉक भी देना पड़ेगा और इसके अंदर जो स्टॉक है वो भी देना पड़ेगा और बैरल यानी जो भी उसके औजार वगैरह हैं वो सारे देने पड़ेंगे, यानी आपको पूरी तरह से उसको कंपनी को बेचना पड़ेगा। तो आंसर इसका होगा ए यानी कंप्लीटली। दूसरा देखते हैं ब्लू ब्लड। ब्लू माने नीला। आपको बता दें ये 3 इडियम्स अक्सर पूछे जाते रहते हैं, ब्लू ब्लड, बैड ब्लड और कोल्ड ब्लड। ब्लू ब्लड एक ऐसा व्यक्ति जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हो और बैड ब्लड होता है बहुत ज्यादा खुली दुश्मनी होती, एक्टिव एनिमिटी। और कोल्ड ब्लड होता है वो होता है निर्दयतापूर्वक यानी बुरी तरह से। तो यहां पर आया है ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मतलब होता है एक ऐसा खून जो औरों से हटकर हो। सबका रेड होता है। नीले खून का मतलब होता है हट करके मतलब हो गया वो व्यक्ति कुछ खास फैमिली से बिलोंग करता है, अर्थात एरिस्टोक्रेट है वो, अर्थात बहुत ही ज्यादा एक कुलीन परिवार से, अर्थात ऐसे परिवार से है जो अपने आप में खास है। अगला तीसरा इडियम्स लेते हैं अपन लॉयन शेयर। आप सब जानते हैं लॉयन शेर वो घुर्राता भी है और सबसे ज्यादा खाता भी है, यानी एक बड़ा हिस्सा अगर हम कोई भी पार्ट लेके आते हैं और अगर किसी ने ज्यादा उसमें योगदान किया है तो कहता है मेरा तो लॉयन शेयर होगा, अर्थात मेरा योगदान ज्यादा होगा, यानी मेरा जो शेयर है वो ग्रेटर शेयर ऑफ अ थिंग, यानी मेरा शेयर ज्यादा होगा। तो लॉयन शेयर का आंसर ग्रेटर शेयर ऑफ अ थिंग, ये आंसर बी होगा। चलिए अगला चलते पिलर टू पोस्ट। पिलर टू पोस्ट को कैसे देखेंगे? देख, पिलर माने खंबा और पोस्ट माने जहां पर चौकी बनी हुई है। अगर कोई व्यक्ति पिलर से भागना शुरू करता है और पोस्ट तक जहां पर उसकी जो जहां पर उसको लक्ष्य पे जाना है वहां तक पहुंचता है, तो यानी वो एक स्थान से और दूसरे स्थान पे पहुंचता है। तो पिलर टू पोस्ट को ऐसे याद करेंगे, कोई चौकी तक पहुंचने के लिए पिलर से स्टार्ट करेंगे तो वन प्लेस टू अनदर इज द करेक्ट आंसर। अगला है आपका एट सी। ऑल एट सी भी कई बार करके आ जाता है। ऑल एट सी यानी अगर कोई व्यक्ति, कल भी आया था ये, अगर कोई व्यक्ति आपके पीछे पड़ा हुआ है या आपकी पुलिस पीछे पड़ी हुई है, भाग रहे हैं, तो आप कंफ्यूजन की स्थिति में होते हैं कि आप जाएं किधर। तो यहां पर देखिए, यहां कंफ्यूज हो सकते हैं आप, टू कंफ्यूज अदर्स, ये तो दूसरों को कंफ्यूज करना। अब यहां पर ऑप्शन बदल दिया गया है और इसका जो ऑप्शन कर दिया है परप्लेक्स है। परप्लेक्स माने भी कंफ्यूज होता है, ये इसका कंफ्यूज का सिनोनिम्स है, इसलिए एट सी का जो आंसर होगा वो परप्लेक्स या कभी कभी कंफ्यूज भी लिख सकता है, लॉस्ट भी हो सकता है, इसमें खोया हुआ। अगले हम चलते हैं नंबर 5 में हार्ट एंड सोल। जब भी हम किसी कार्य को करते हैं तो दिलो दिमाग से करते हैं, यानी पूरी ताकत लगा देते हैं, पूरे दिल से करते हैं, अपनी आत्मा से करते हैं। हम लोग कहते हैं आपने इस काम को ढंग से नहीं किया, अगर हार्ट एंड सोल करते तो आप जरूर पास हो जाते। और जो बच्चे जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, अगर हार्ट एंड सोल पूरी तरह से अगर अच्छी तरह से मेहनत करें तो क्यों नहीं सफलता मिलेगी। तो इसका जो आंसर होगा वेरी सीरियसली एंड सिंसियरली। यदि आप सीरियसली वर्क करते हैं और सिंसियरली वर्क करते हैं तो क्यों नहीं सफलता मिलेगी। तो हार्ट एंड सोल, दिलो दिमाग से, अर्थात वेरी सीरियसली एंड सिंसियरली। अगला नंबर है आपका 7 टू क्लियर द एयर, यानी क्लियर द एयर। कोई भी तनाव था, जैसे आपको कोई मैंने बात कही और वो आप उसे दिल पे ले गए और आप बड़ी तनाव में आ गए, आप सोच रहे मर गए, ये तो आप मेरे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो मैंने उस बात को क्लियर किया कि नहीं आपके बारे में मैंने थोड़ी बोला था, मैंने किसी और के बारे में बोला था।
तो मालूम पड़ा, आपने कहा भाई बात तो क्लियर हुई कम से कम, वरना मैं तो तनाव लेके बैठा हुआ था। यानी वो तनाव को मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। टू रिमूव टेंशन इज द करेक्ट आंसर। इसका 7 का सी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 8 है आपका आउट एंड आउट। आउट माने बाहर, आउट बाहर। तो बाहर और बाहर, बाहर और बाहर का मतलब होता है पूरी तरह से, बिल्कुल। कभी कभी ये टोटली के रूप में आ जाता है, कभी कभी एब्सोल्युटली के रूप में भी इसका आंसर आ जाता है, और एब्सोल्युटली कहते हैं बिल्कुल। तो इसका आंसर होगा आउट एंड आउट का एब्सोल्युटली। अब आते हैं नंबर 9 पे, टू कम इन हैंडी। टू कम यानी आना, इन हैंडी माने हाथ में। अगर कोई चीज आपके हाथ में है तो डेफिनेटली आप उसको यूज करेंगे। तो कम इन हैंडी का मतलब हो गया एक ऐसी चीज जिसको आप यूज करते हो, और यूज उसी को करोगे जब आप वो यूजफुल होगी। तो इसका आंसर होगा टू बी यूजफुल। तो इस तरह से आपने देखा 9। अब नंबर 10 पर आइए, रेनी डेज। लोग आपको सलाह देते हैं कि देखिए, अगर कोई व्यक्ति बहुत सारा कमाता है लेकिन सारा का सारा खर्च कर देता है, तो अपन कहेंगे भाई अपने बुरे दिनों के लिए भी तो कुछ रखो, या सारा खत्म कर दोगे। यानी बरसात के दिनों में, अब जैसे कई जानवर होते हैं तो वो बरसात के दिनों के लिए पहले से ही कलेक्ट करके रख लेते हैं, चींटियां अक्सर। बंदर नहीं रखते तो बेचारे घूमते रहते हैं। रेनी डेज कहते हैं बुरे दिनों के लिए, अर्थात ऐसे टाइम पर जब आपका भाग्य साथ नहीं देगा, यानी अनलकी टाइम्स के लिए आपको बचा के रखना है। तो रेनी डेज का आंसर हो जाएगा अनलकी टाइम्स। अगला है हॉट हेड। कुछ लोग बड़े गर्म मिजाज होते हैं, तैयार बैठे रहते हैं लड़ने को, उनका हमेशा दिमाग गर्म रहता है, यानी आंसर हो जाएगा रेडी टू फाइट। अगला आपका हैव अ गो। हैव अ गो अर्थात किसी चीज के बारे में हम चलो करके तो देखें, प्रयास तो करें। तो हैव अ गो, कोई भी कार्य करने के लिए पहले ही हिम्मत मत हारो, मेक एन अटेम्प्ट, एटलीस्ट एक प्रयास तो करो। तो मेक एन अटेम्प्ट इज द करेक्ट आंसर, सी होगा इसका। फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट कहते हैं औंधे मुंह गिर जाना, अर्थात कोई भी कार्य आपने किया है और अगर वो सफल नहीं हो रहे हैं आप उस कार्य को करने में, और या आप लोग दूसरों को आप प्रभावित नहीं कर पा रहे हो, यू आर नॉट एबल टू इंप्रेस एनीवन, देन फेल टू विन अप्रिशिएशन, अर्थात आप उसके अप्रिशिएशन प्रशंसा को प्राप्त करने में असफल है। तो फॉल फ्लैट का आंसर होगा फेल टू विन अप्रिशिएशन। अब आ जाइए लेट ऑन। लेट ऑन यानी किसी चीज को दिखाना, प्रदर्शित करना। तो इसका आंसर होगा रिवील। लेट ऑन के लिए आपके पास कोई कहानी नहीं बन सकी, इसलिए आप इसको सीधा याद भी कर सकते हैं। अब देखिए नंबर 15, इचिंग पाम। इचिंग, इचिंग माने होता है खुजली होना, पाम हथेली में। जब हथेली में खुजली होगी तो निश्चित रूप से क्या होगा, आपके हाथों में, हम लोग ये कहते थे भाई हथेली में खुजली मच रही है, कहीं ना कहीं से पैसा आने वाला है, यानी कोई ना कोई हमें रिश्वत देने वाला है। इसके आधार पे आप कहते भी हो भैया थोड़ा जीभ तो गर्म कर दो, तो आंसर हो जाएगा इचिंग पाम यानी ब्राइब, रिश्वत। टू गेट अलोंग। टू गेट अलोंग यानी कोई व्यक्ति है वो यानी जाने वाला है, यहां से छोड़ के कहीं जा रहा है, तो गेट अलोंग यानी तैयार बैठा हुआ जाने के लिए। तो टू लीव इज द करेक्ट आंसर। अब मेक मच एडो। एडो माने होता है बहुत ज्यादा, हाई तौबा मचाना, यानी कई बार क्या होता है बहुत छोटे छोटे कार्य के लिए हम लोग बहुत हाई तौबा मचा देते हैं। मेक अ ग्रेट फस, ये भी एक इडियम्स होता है। कई बार क्या होता है इडियम्स का इडियम्स ही आंसर दे देता है। तो मेक मच एडो ऑफ अर्थात किसी चीज का बहुत ज्यादा शोर शराबा मचाना, हाई तौबा मचाना, यानी इसका आंसर हो जाएगा अ बिग फस, यानी बहुत ज्यादा बतंगड़ बनाना। बात छोटी सी होती है लेकिन हाय हाय तौबा मचाकर बहुत से लोग क्या होता है पूरा मोहल्ले को इकट्ठा कर देते हैं। तो अ बिग फस, बड़ी बात कर देना, ये बिग फस भी अपने आप में एक इडियम्स है। अब आ जाइए ले बेयर। ले माने पड़े रहना, बेयर माने नग्न, नंगे अवस्था में, यानी कोई भी चीज को बिल्कुल खुला हुआ है, कोई भी चीज है मेरा खाता है खुला हुआ है, मैं किसी को छुपाता नहीं इस चीज को, यानी हर चीज को क्या करता हूं एक्सपोज कर देता हूं, अर्थात दिखा देता हूं। ध्यान दीजिए इसके सीधे आंसर कभी नहीं हो सकते कि टेक ऑफ ऑल क्लॉज, नहीं, इडियम्स एंड फ्रेजेस में सीधा आंसर कभी नहीं होता। तो आंसर होगा एक्सपोज। अब आइए इन अ जिफी। इन अ जिफी का मतलब होता है जल्दबाजी में, एट अ ग्लैंस, यानी कोई भी कार्य है वो अचानक कोई कार्य कर रहे हैं
तो इसलिए आप बोलेंगे इन अ जिफी। मैंने कहा मेरे को ये कार्य को मैंने किया वो थोड़ा जल्दबाजी में कर दिया है, इन अ जिफी यानी सडनली कर दिया है, तो इसका आंसर होगा सडनली। अब आ जाइए ऑन द नोड। नोड कहते हैं सिर हिलाना। मैंने कोई व्यक्ति से कोई राय मांगी या मैंने कहा कि भाई ऐसा ऐसा सोचा गया है और आपने कह दिया ठीक है मंजूर है, मतलब डिस्कस भी नहीं किया आपने, उस प्रपोजल को, उस प्रस्ताव को आपने इजीली एक्सेप्ट कर दिया है। तो एक्सेप्ट विदाउट एनी डिस्कशन, बिना किसी डिस्कशन के आपने उस प्रस्ताव को मान लिया है। तो ऑन द नोड का जो वास्तविक आंसर होगा वो एक्सेप्ट विदाउट एनी डिस्कशन। तो इस तरह से आज आपने 20 इडियम्स फिर देखे और इन 20 इडियम्स के बेस पर आप इन पिछले वालों को भी आप याद कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। जो जो मैंने बोले हुए थे आप हर दिन को बार बार उसको देखें वीडियो को। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि आज सेकंड डे है, कल से मैंने स्टार्ट किया है और हर दिन आपको 20 जो इडियम्स एंड फ्रेजेज हैं एंड दैट आर यूजफुल, I am just giving the only those idioms and phrases that are appropriate and may be asked in the exam. So आप इनको बार बार इसको रिवाइज करिएगा and that will be helpful to you. Thank you for watching.